नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, योगी कैबिनेट की मीटिंग। आज निकायों के सीमा विस्तार समेत 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार शाम को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। लखनऊ के लोक भवन में योगी आदित्यनाथ अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई जाएगी। अब महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट दी जाएगी। अभी महिलाओं को 10 लाख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में 10,000 की छूट दी जाती है। इसके अलावा 2 दर्जन नगरीय निकायों के सीमा विस्तार के फैसले पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही 7 नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूर कराया जाएगा। आगरा पुलिस टीम ने धर्मांतरण गिरोह के सरगना अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल जादवान को सोमवार को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र उर्फ पप्पू 35 साल पहले अपने परिवार के साथ थाना रजावली के गांव रामगढ़ में रहता था। उसने व उसके भाई ने मुस्लिम लड़कियों से मुंबई में शादी की थी। सोमवार को उसे लेकर पुलिस टीम उसके गांव पहुंची थी। पुलिस टीम ने कई पहलुओं पर ग्रामीणों से पूछताछ भी की है। रजावली के गांव रामगढ़ निवासी अब्दुल रहमान उर्फ महेंद्र पाल अपने पिता प्रेमपाल सिंह, भाई भूरा और देवेंद्र खेती किया करते थे। पिता के नाम करीब 60 बीघा से अधिक खेती थी, लेकिन कुछ गलत आदतों के चलते खेत बेच दिया गया था। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 10,000 परिवारों को मिलेगा भूमि का मालिकाना हक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए 10,000 परिवारों को भूमि का मालिकाना हक देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह केवल भूमि के हस्तांतरण का मामला नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन संघर्ष को सम्मान देने का अवसर है। इन परिवारों ने देश की सीमाओं के उस पार से भारत में शरण ली थी और 60 से अधिक वर्षों से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इन परिवारों को पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर में बसाया गया था। संविदा कर्मचारियों के वेतन के बाद ही नियमित कर्मियों की आएगी सैलरी। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग में संविदा कर्मचारियों को उनके वेतन का भुगतान हो जाने के बाद ही अब नियमित कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी। सोमवार को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन चेयरमैन डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने इस संबंध में अधिकारियों को आदेश दिए। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के निदेशक को आदेश पर अमल सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में 23 जुलाई से शुरू होगा मेगा पशु टीकाकरण अभियान। पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने के लिए 15 दिनों का विशेष टीकाकरण अभियान 23 जुलाई से चलाया जाएगा। पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा कि खुरपका मुहम्पका रोग FMD टीकाकरण 100% भारत पशुधन ऐप पर अंकित किया जाए। साथ के साथ नए पशुओं को टैग लगाकर पंजीकरण भी करे। टीकाकरण में राजस्व एवं पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सहभागिता भी होनी चाहिए। उन्होंने पशुधन प्रक्षेत्रों में सेक्सेड सार्टेड सीमैन और भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला की स्थापना कराने को प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। यूपी में बैंक की तिजोरी से 365 ग्राम सोना गायब। यूपी के मुरादाबाद में मझोला थाना क्षेत्र में स्थित IDFC फर्स्ट बैंक के लोन डिपार्टमेंट की तिजोरी से 365.53 ग्राम सोना गायब हो गया। यह सोना ग्राहकों ने लोन लेने के लिए गिरवी रखा था। बैंक के मैनेजर ने इस मामले में 2 कर्मचारियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पहली बार निवेश की संभावना देख रही चीन की 371 कंपनियों पर यूपी की नजर। उत्तर प्रदेश में पहली बार निवेश की संभावना देख रही 371 चीनी कंपनियों के लिए सरकार ने विशेष रणनीति बनाई है। ये कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, मेडिकल उपकरण, खिलौने, कृषि उत्पाद और टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ी हैं। दरअसल चीन की इन कंपनियों पर अमेरिका ने 25 से 100% तक भारी भरकम टैरिफ थोप दिया है, जबकि भारत में इन क्षेत्रों में शुल्क अधिकतम 12% है। इन कंपनियों का नेटवर्क जर्मनी, वियतनाम, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान में भी है। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए गठित प्राधिकरण इन्वेस्ट यूपी ने हर कंपनी पर फोकस करने के लिए 20 विशेष अधिकारी की नियुक्ति की है। हर अधिकारी पर 15 से 20 कंपनियों से संपर्क कर यूपी में निवेश लाने की जिम्मेदारी है।
यूनिवर्सिटी सहित देश के सभी विश्वविद्यालयों को आतंकी खतरे का अंदेशा। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सहित देश के सभी विश्वविद्यालयों को आतंकी खतरा जताते हुए बेहतर सुरक्षा प्रबंध करने को पत्र जारी किया है। ईमेल के जरिए इस तरह का पत्र एएमयू कुलपति को भी मिला है। इसके बाद इंतजामिया हरकत में आ गई है। 21 जुलाई शाम से परिसर में सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने के साथ साथ चेकिंग शुरू कर दी गई है। एएमयू के तीनों प्रवेश द्वारों से आने जाने वालों व वाहनों की चेकिंग भी की जा रही है। आगरा में चुपके से रहे थे 18 बांग्लादेशी। पुलिस ने के गिरफ्तार फर्जी आधार और पैन कार्ड बनवाकर देश में अवैध रूप से रह रहे 18 बांग्लादेशियों को अदालत ने दोषी माना है। सीजेएम कोर्ट ने दोषियों को 3-3 साल कैद की सजा सुनाई। उनके पास से फर्जी व कूटरचित 35 आधार कार्ड व पैन कार्ड बरामद किया था। थाना सिकंदरा पुलिस ने 28 बांग्लादेशियों के खिलाफ धोखाधड़ी एवं विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। शासन का बड़ा फैसला, गैर विवादित मामलों में 45 दिन के अंदर करना होगा। दाखिल खारिज जमीनों के दाखिल खारिज में देरी होने पर अब डीएम और कमिश्नर भी जिम्मेदार होंगे। राजस्व संहिता में दी गई व्यवस्था के आधार पर गैर विवादित मामलों में 45 दिन नामांतरण करना होगा। विवादित मामलों में 90 दिनों में फैसला देना होगा। दाखिल खारिज मामले में देरी होने पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। इस पर प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरु प्रसाद ने शासनादेश जारी करते हुए मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे हैं। छोटे भूखंडों पर निर्माण के लिए नक्शा स्वीकृत कराने की जरूरत नहीं। प्राधिकरण क्षेत्र में नई भवन उपविधि लागू हो गई है। इसके तहत 100 वर्ग मीटर तक के आवासीय एवं 30 वर्ग मीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों पर निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत कराने की आवश्यकता नहीं होगी। न ही इसके लिए कोई शुल्क देना होगा। आवेदक को केवल 1 रुपये जमा कर पंजीकरण कराना होगा। बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए ने उप्र विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियां 2025 और आदर्श जोनिंग रेगुलेशन 2025 को लागू कर दिया है। बीडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर मणिकंदन ए ने बताया कि बोर्ड ने इसकी सहमति दी है। इससे लोगों को लाभ मिलेगा, लेकिन निर्माण से पहले प्रस्तावित मानचित्र अपलोड करने होंगे। मानचित्र स्वीकृति में कोई परेशानी आने पर लोग किसी भी कार्य दिवस में उन्हें अवगत करा सकते हैं। कई दुकानों पर नहीं बांटा गया राशन। बरेली में 6 माह से बकाया लाभांश कमीशन का भुगतान न होने से आक्रोशित कई कोटेदारों ने सोमवार को हड़ताल जारी रखी। इसके चलते राशन लेने पहुंचे कार्ड धारकों को मायूस होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। अफसरों ने मुख्यालय से संपर्क कर कोटेदारों के खाते में जल्द लाभांश भेजने का आश्वासन दिया है। वहीं आलमगिरीगंज समेत शहर की सीमा से सटे कोटेदारों ने राशन वितरण किया। आंकड़ों के अनुसार सोमवार शाम 5 बजे तक करीब 50,000 कार्ड धारकों को राशन वितरण किया गया। डाक कांवड़ की भागम भाग 7 घंटे में 150 किलोमीटर की दौड़। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाली डाक कांवड़ में शिव भक्तों की रफ्तार और जुनून कमाल का है। हर की पौड़ी से शहर में बाबा औघड़नाथ मंदिर तक करीब 150 किलोमीटर की दूरी शिव भक्त दौड़कर पूरा करेंगे। इसमें 7 घंटे से लेकर 7.5 घंटे तक यात्रा पूरी होती है। डाक कांवड़ में 30 से 50 शिव भक्तों की टोलियां पूरे इंतजाम के साथ चल रही हैं। ऐसी कांवड़ पर 80,000 से 2 लाख रुपए तक का खर्च आया है। मेरठ लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस अब इस स्टेशन पर भी रुकेगी। मेरठ से लखनऊ के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 27 जुलाई से हापुड़ में भी रुकेगी। रेलवे बोर्ड ने इसके नए ठहराव को मंजूरी दे दी है। यह फैसला ट्रेन की औसतन कम यात्री संख्या को देखते हुए लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को इसका लाभ मिल सके। सपा के लोग कांवड़ यात्रियों के भेष में कांवड़ियों को बदनाम कर रहे। कांवड़ यात्रियों को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। ब्रजेश पाठक ने सोमवार को कहा कि कांवड़ यात्रियों के बीच में समाजवादी पार्टी के कुछ अराजक तत्व कांवड़ यात्रियों के भेष में घुसकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम कर रहे हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सख्त है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था के उल्लंघन के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती है। ऐसे सभी अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखकर कार्रवाई की जा रही है।
भरी मीटिंग में विधायक ने 50,000 की गड्डी अफसरों के सामने रखी। सर्किट हाउस में ऊर्जा विभाग की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक के दौरान नगर विधायक राजीव गुंबर ने विभागीय कार्यों में हो रही लापरवाही पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि रायवाला बाजार में सड़क के बीच लगे बिजली के 2 खंभों के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि खंभों को हटाने के लिए एस्टीमेट तैयार है, बस राशि जमा करनी होगी। इस पर विधायक ने 50,000 रुपए की गड्डी अधिकारियों के सामने रख दी और कहा, कुछ तो शर्म करो। यूपी में दिव्यांग का घर बुलडोजर से ढहाने में कानून गो लेखपाल नपे। यूपी के फतेहपुर में मलवा ब्लॉक के बरकतपुर गांव में मनमाने ढंग से बुलडोजर से गिराए गए दिव्यांग के घर का मामला लखनऊ तक पहुंचा तो धड़ाधड़ कार्रवाई हो गई। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह ने कानूनगो और क्षेत्रीय लेखपाल को निलंबित करने के साथ ही विभागीय जांच के आदेश दे दिए। वहीं नायब तहसीलदार को तहसील से हटाते हुए कार्रवाई के लिए राजस्व परिषद में पत्राचार भी कर दिया। छांगुर गैंग के कारनामों का नया खुलासा। दिल्ली की एक महिला वकील का भी छांगुर गैंग के बदर अख्तर सिद्दीकी ने यौन शोषण किया था। बदर ने महिला वकील को पति के खिलाफ भड़काकर ब्रेन वॉश करने का प्रयास किया। महिला के 6 साल के बच्चे को लेकर भी धमकी दी। महिला वकील की ओर से मुकदमा दिल्ली के विजय विहार थाने में 2017 में दर्ज कराया गया था। एटीएस अब इस मुकदमे का स्टेटस पता करने में लगी है। एटीएस कई माध्यम से बदर की तलाश में लगी है। जेवर एयरपोर्ट से जुड़ेगा ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहने वालों के लिए गुड न्यूज है। जल्द ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट से जेवर एयरपोर्ट आना जाना आसान होगा। इसके लिए शहर की प्रमुख 130 मीटर चौड़ी सड़क को यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 120 मीटर चौड़ी सड़क से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। यहाँ 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। इस पर यमुना प्राधिकरण से बातचीत कर निर्णय लिया जाएगा। दोनों मार्गों के जुड़ने से जेवर एयरपोर्ट के साथ यमुना प्राधिकरण के आवासीय और औद्योगिक सेक्टरों के भी पहुंचना आसान हो जाएगा। वर्षों बाद सीएम योगी से मिले बृजभूषण शरण सिंह। बंद कमरे में हुई आधे घंटे तक बातचीत। भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। लंबे समय से एक दूसरे से दूरी बनाए दोनों नेताओं की करीब 3 साल बाद हुई मुलाकात से सियासी हलचल बढ़ गई है। इसके तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। सीएम और पूर्व सांसद के बीच करीब आधे घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। हालांकि सोशल मीडिया पर इस मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, सीएम प्रदेश के मुखिया हैं तो मुलाकात का कोई सियासी मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। मुंबई बम धमाके में 19 साल बाद रिहा हुआ एहतेशाम। मुंबई में वर्ष 2006 में हुए बम धमाके के मामले में 19 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे मनेछा गांव निवासी एहतेशाम पुत्र कुतुबुद्दीन को आखिरकार राहत मिल ही गई। मुंबई की विशेष अदालत ने सोमवार को उन पर लगाए गए सभी आरोपों से बरी करते हुए उन्हें दोष मुक्त कर दिया है। मैनेछा के ग्राम प्रधान सिराज अहमद ने बताया कि एहतेशाम उस वक्त मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। वह फाइनल ईयर का छात्र था जब बम धमाकों की घटना घटी और उसे संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया। शादी के महज 1 साल बाद ही वह उच्च शिक्षा के लिए मुंबई गया था। उसी दौरान यह हादसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अखिलेश यादव के लिए बड़ी मुसीबत। सपा में फैली रार। समाजवादी पार्टी में जिला व महानगर इकाई भंग होने के बाद से गुटबाजी चरम पर उभर रही है। अंदरूनी कलह और मनमुटाव मुकदमे का रूप ले रहा है। मुख्य पदाधिकारी एक दूसरे से दूरी बना रहे हैं। पार्टी की बैठक, कार्यक्रम और चुनावी तैयारियों तक में शामिल नहीं हो रहे हैं। फतेहाबाद रोड स्थित सपा कार्यालय की बिजली कटने से शुरू हुई कलह थमने का नाम नहीं ले रही। बकाया बिल का भुगतान नहीं होने पर कटा बिजली कनेक्शन तो जुड़ गया, लेकिन 2 महीने से जिला और महानगर इकाई में तालमेल नहीं बैठ पा रहा। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। डीएम एसपी ने बरसाए फूल। महाभारत कालीन शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल महादेवा में सावन माह के तीसरे मंगलवार को आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरे क्षेत्र में एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य देखने को मिला। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए